हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 4 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। एंड पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग न्यू डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडबैंड। आप सभी ब्रॉडबैंड को यूज भी करते होंगे, ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग, और कहीं ना कहीं ये वर्ड डेफिनेटली सुना होगा। अभी जो डेफिनेशन है ना ब्रॉडबैंड की, उसके अंदर चेंज आया है। चेंज क्या है? देखो, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मैं बात करता हूँ ना, डीओटी की, तो पहले उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि अगर जो स्पीड है मिनिमम वो 512 kbps होती है, उससे ज्यादा होती है, तब हम उसको क्या बोल देते थे? उसको बोलते थे ब्रॉडबैंड। पर अब हमने क्या इसको चेंज करके क्या कर दिया है? दैट इज मिनिमम स्पीड ऑफ 2 Mbps फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर। तो ये नंबर आपको ध्यान में होना चाहिए कि अभी करंटली किस स्पीड के ऊपर को हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं, राइट? बाकी सारी चीजें देखो, फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हो गया, जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर को मिनिमम डाउनलोड स्पीड इतनी मिलेगी तभी उसको ये चीज कही जाएगी। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो मीडियम देखो, जो बात करें ना, मीडियम कुछ भी हो सकता है। आपकी ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, वायरलेस इंटरनेट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल। तो कहने का पॉइंट है मीडियम कुछ भी हो, बात आ जाती है स्पीड के ऊपर। स्पीड क्या है? 2 Mbps से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इसको बोलेंगे, ठीक है। जो हमेशा ऑन रहता है उसी को एक तरह से आप इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हो, ठीक है। वाइड बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन है, मल्टीपल सिग्नल इसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, एंड साथ ही साथ फास्टर इंटरनेट कनेक्शंस में मैसेजेस को तेजी से एक्सचेंज करने के अंदर इसमें हेल्प हो जाती है। थोड़ा सा अगर डीओटी के बारे में जाने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप देख सकते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जिसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सच एज अलग अलग पॉलिसीज को बनाना, ठीक है, जो भी इस पर्टिकुलर सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर के रिगार्डिंग कैसे उसको और ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। किसी को लाइसेंस चाहिए हो तो लाइसेंस वगैरह देना, फ्रीक्वेंसी को मैनेज करना, ये सारे अलग अलग काम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्टेचुटरी बॉडीज भी है इसके अंदर, जैसे टीडी सेट, जानते हैं ना, सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। कोई भी सेटलमेंट के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स आता है, उसके जो अपील होती है वो यहाँ पर होती है। ट्राई के बारे में आप सभी जानते होंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी स्टेचुटरी बॉडीज इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं सेंट्रल पीएसयूज की, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, तो आप बात कर लो बीएसएनएल की, बात कर लो आईटीआई की, बात कर लो, ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीसीआईएल टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट लिमिटेड इंडिया, ठीक है, साथ साथ बीबीएनएल भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो ये भी इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन करते हैं, इसी से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, अभी 2022 में आया था। ये क्या था? वेब 3.0। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप वेब 3.0 की बात कर रहे हो, ये हम 1.0 क्या था, 2.0 हमने कभी सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं वेब 1.0 की, तो याद करो पुराना टाइम। पुराना टाइम मतलब 1990s के बाद का टाइम, जो 1990 to 2000 के आसपास। उस टाइम पे जो एक तरह से वेब पेजेस बनते थे ना, वो बड़े ही ज्यादा क्या होते थे? स्टैटिक होते थे। मतलब उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते, आप कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो? पहले मतलब सिंपल इतना होता था कि आपने कोई चीज सर्च करी, बस आपको मिल गई, दैट इज इट। उसके अलावा आप वहां पर अपना कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहे। पर आज के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है? वेब 2.0। जैसे एग्जांपल बताता हूं, आप आज के टाइम पे क्या करते हो? फेसबुक पे अलग अलग डेटा डालते हो, बिल्कुल डालते हो, ठीक है, सोशल कनेक्ट करते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो कंटेंट है वो आप जनरेट कर रहे हो। बेसिकली जो यूजर है ना, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? कंटेंट को जनरेट कर रहा है। आप इंटरनेट के साथ क्या कर रहे हो? एक तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो काफी ज्यादा इंटरेक्टिविटी आ चुकी है वेब 2.0 के अंदर। 1.0 के अंदर क्या होता था? बिल्कुल स्टैटिक चीजें होती थी, बिल्कुल कोई एप्लीकेशन नहीं है उसकी कोई खास, ठीक है ना। एक तरह से वहां पर लिटिल अपॉर्चुनिटी होती थी कि आप कुछ इंटरेक्शन किसी के साथ कर पाओ। पर यहाँ पर तो क्या हो रहा है? आपकी यूजर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो यूजर ही बहुत ज्यादा डेटा जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अच्छा सर, वेब 2.0 भी समझ आ गया। अब यहां पर तो सर क्वेश्चन में बात हो रही है वेब 3.0 की। ये क्या चीज है? देखो, जब मैं बात करता हूं ना वेब 3.0 की, ये एक नए जमाने का इंटरनेट है। यहां पर क्या होगा? जो सारी सर्विसेज हैं वो कहां रन होंगी? वो रन होंगी ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके साथ ही आप एक चीज रियलाइज करो, आजकल आपका डेटा कौन कंट्रोल कर रहा है? सर डेटा तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फेसबुक कंट्रोल कर रही है, हमारा ये जो यूट्यूब है, ठीक है ना, इनके पास डेटा होता है ना, आपके पास इनका, आपका जो भी आप सर्च कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, ये सारा डेटा इनके पास जाता है। तो कहने का पॉइंट क्या है? कंपनीज इन डेटा को कंट्रोल करती हैं। पर वेब 3.0 के अंदर क्या होगा? वेब 3.0 के अंदर क्या होगा? आप जो यूजर हो वो इसको आप कंट्रोल करोगे कि क्या डेटा होना चाहिए। तो यूजर के हाथ में बहुत ज्यादा इसका कंट्रोल हो जाता है, यूजर इस चीज को ओन करता है अपने आप के, ठीक है। तो वेब 3.0 क्या है? एक तरह से क्या है? डिसेंट्रलाइज डेटा की इसको बात कर सकते हो,
ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरीज यहाँ पे बन जाएंगी। तो यही सारी बातें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, यहां पर पीपल के पास पावर होती है कि वो अपने डेटा को कंट्रोल कर पाए। द आंसर इज यस, ब्लॉकचेन इसी के ऊपर वर्क करता है, डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है, पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करेगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बात कर रहा है ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क होंगे, तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। तीसरी स्टेटमेंट क्या बात करी है कि यहां पर यूजर्स कलेक्टिवली इसको ऑपरेट करेंगे रेदर देन अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, द आंसर इज बिल्कुल ठीक है। कॉर्पोरेशन जो भी अलग अलग आप देखते हो ना, बिग टेक कंपनीज, उनके पास आज के टाइम पे क्या होता है, डेटा होता है, पर इस पर्टिकुलर वेब 3.0 के अंदर क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर के अंदर होगा, तो यूजर्स इसको ऑपरेट करेंगे। तो यहां पर क्या नोटिस किया, तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ओनली, मतलब तीनों की तीनों करेक्ट है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा के अंदर, तो वहां पर हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर जी ने जवाब दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इसके हिसाब से ऐसा है कि रिमोट वोटिंग मशीन को आने वाले इलेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब सर रिमोट वोटिंग मशीन आखिर है क्या, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? देखो, आप लोगों ने भी ईवीएम के थ्रू कई बार वोट दिए होंगे, ठीक है, पर होता क्या है, ईवीएम के अंदर क्या होता है, मान लो जैसे आपका एरिया है, कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर अलग अलग पोलिंग बूथ होते हैं, आप वहां पर जाके वोटिंग देते हो, ठीक है। पर आप खुद सोचो, जैसे मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूं, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं, ठीक है, पर मैं रहता कहां पे हूं आजकल, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो होता क्या है ना, जब इलेक्शन होते हैं ना, यहाँ पे मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है, मुझे लगता है यार चंडीगढ़ तो बड़ा दूर है, ठीक है ना, मतलब एज इन दूर है, बट तो कहाँ मैं इतना टाइम लेके जाऊंगा, फिर वोटिंग करने आऊंगा। तो कई बार क्या होता है, जो माइग्रेंट्स वगैरह होते हैं ना इस तरह से, वो वोटिंग करने जाते ही नहीं, क्योंकि टाइम लग जाता है काफी सारा। तो इसके लिए ना एक तरीका बोला गया है, दैट इज रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके अंदर क्या होगा, मतलब ये मतलब कई बार जिसका बात करी जाती है, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो मैं दिल्ली में ही गया, दिल्ली के जो पोलिंग बूथ था, कोई वहां पर गया, वहां पर जाके ना मैं क्या करूंगा, एक तरह से अपना मान लो अपना कार्ड दिखा दिया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो होता है ना, इसके लिए डालने के लिए, वोट डालने के लिए जो हमारा वोटिंग कार्ड होता है, तो वो मैंने दिखाया। उसके बाद इस ईवीएम के ऊपर मुझे दिख जाएगा मेरी वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और उनमें से मैं किसी को वोट डाल दूंगा। तो हुआ क्या, रिमोटली मैंने दिल्ली में बैठे बैठे क्या किया, मतलब दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके, जहां पे वोट्स डल रहे थे, वहां की ईवीएम के पास जाके मैंने अपने एरिया, जो चंडीगढ़ का एरिया है, वहां पर जो लोग खड़े थे उनके रिगार्डिंग मैंने वोट कर दिया। समझ रहे हो, इसका मीनिंग होता है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम के माध्यम से ही वोट हो रहा है, बस तरीका यह है कि मुझे चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ा, मुझे दिल्ली में ही मैंने ये चीज कर ली। तो इसका जो प्रोटोटाइप है वो ईसीआईएल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ लिमिटेड, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। बेसिकली ईवीएम के ऊपर ही वर्क करेगा, जिसके बेसिस पे क्या होगा कि अगर आप किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिस्टेड हो, तो आप डेफिनेटली उसके थ्रू आप वोट कर सकते हो। अब यहां पर जो ईवीएम इस तरह की डिजाइन करी जाएगी, ये 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हैंडल कर सकती है सिंगल बूथ से रिगार्डिंग। इसके लिए अच्छी बात क्या है, माइग्रेंट्स को नहीं ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिविटी की भी जरूरत नहीं है, अलग से इंटरनेट के साथ कोई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो छेड़छाड़ का भी खतरा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हो, बात वही है, सेम ही चीज है, जो ईवीएम हम देखते हैं वही बात है, पर इसमें थोड़ा सा फंक्शंस और ऐड कर दिए गए हैं, ताकि रिमोटली भी वोट दिया जा पाए, और फिर अकॉर्डिंगली इनको अलग से स्टोर किया जाएगा, एंड बाद में जब काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग में इन वोट्स को भी ऐड कर लेंगे, तो माइग्रेंट्स भी ना एक तरह से पार्ट बन पाएंगे वहां के डेवलपमेंट प्रोसेस का, क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए क्या दिया है, एक तरह से वोट दिया है, राइट। तो ये हमने समझ लिया। तीसरा टॉपिक हमारा है त्रिशक्ति प्रहार। अब यहां पर क्या है, एक तरह की ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है, जहां पर कौन कौन इन्वॉल्व था, एक तो थी सर आर्मी, उसके साथ ही एयरफोर्स एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ, ये तीनों की तीनों ने मिलकर क्या किया है, अपनी चेक किया है कि हम बैटल के लिए रेडी हैं या नहीं है। अब कहां पर हुआ है सर, ये हुआ है, देखो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में। आप जानते हो ना, ये वाला जो नैरो एरिया है, बहुत ही पतला सा ये रास्ता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, बाकी का जो इंडिया है उसको हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चिकन नेक बोल लो या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोल लो इसको। तो यहां पर ये चीज हुई है। यहां पर क्या हुआ, इंडिया ने जो भी अलग अलग वेपन्स थे, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स, स्पेशली जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, जो एक तरह से हम डिफेंस के अंदर इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको यूज किया गया, उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुआ, ताकि हम चेक कर पाए कि जो तीनों फोर्सेस थी, आर्मी, एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इनका किस तरह के बैटलिंग स्किल्स हैं, बैटल रेडी हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। सिलीगुड़ी के पास में अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखनी हो, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस, वहां पर ये चीज हुई है।
और आप जानते हो सिलीगुड़ी की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के परस्पेक्टिव से। बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी हो गया, भूटान ऊपर वाली साइड आ जाता है, तो ये सारे डेफिनेटली उस वजह से हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है AN-32। अब देखो हमारे पास ना कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे आपने सुना ना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। सर ये क्या करते हैं? देखो कई बार क्या होता है, हमें किसी इमरजेंसी वाले एरिया के अंदर कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी होती है। मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई तो वहां पर एयरक्राफ्ट के थ्रू वहां सामान पहुंचाना होता है, या फिर इस तरह से हो सकता है कि कोई हमारी लड़ाई चल रही है तो मिलिट्री ऑपरेशंस करने हो सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। वहां तक कुछ ना कुछ हमारे लोगों को वहां से उठाना हो सकता है, एयरलिफ्ट करना हो सकता है, या फिर वहां पर कुछ ना कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड करना होगा, मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह की अलग अलग चीजें हो सकता है, कुछ स्ट्रेटेजिकली हम इसको यूज करना हो, अपने जो लॉजिस्टिक्स है उसको इंप्रूव करना हो। इन पर्टिकुलर चीजों का जो काम करते हैं ना उनको बोलते हैं मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब जो AN-32 है ना, ये यही चीज है, दिस इज व्हाट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब हमने क्या स्टार्ट किया है, इसका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि AN-32 को जब हम साइड करेंगे तो उसको कौन रिप्लेस करेगा, ठीक है। बहुत सारे इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो किसी भी वेदर के अंदर ये उसको वर्क कर सकता है, बारिश हो या फिर बर्फबारी हो रही हो तो उसके अंदर भी वर्क करने की इसके अंदर क्षमता है। इसको मैन्युफैक्चर किया गया था एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ना इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं स्पेशली मिलिट्री के रिगार्डिंग, तो जनरली अगर इतना पता हो कि क्या काम क्या करता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो काफी हद तक हमारा आंसर वहीं से निकल जाता है। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट एक UIDF को सेटअप करेगी ऑफ 10,000 करोड़ पर ईयर। अब सर ये करा क्यों जा रहा है इस फंड को? ताकि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। देखो नाम से ही क्लियर है, UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन एरियाज के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक फंड बनाया है, कहां पर? टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये टीयर 2 टीयर 3 क्या है? देखो कुछ इंडिया के अंदर सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है। अब ऐसी सिटीज को क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज व्हाट? टीयर 2 सिटीज। उसी तरह से कुछ ऐसी सिटीज हैं हमारे पास जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 50,000 के बीच है, इनको बोलते हैं टीयर 3 सिटीज। अब ये वाली सिटीज के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके लिए एक फंड बना दिया है UIDF। अब इसके अंदर सर पैसा कहां से आएगा इस फंड के अंदर, UIDF के अंदर? देखो हमारी जो अलग अलग बैंक्स है ना वो पैसा लेंड करते हैं, तो लेंडिंग के ना कुछ नॉर्म्स हैं, उनको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। जैसे आपने जितना भी पैसा लेंड करना है उनमें से कुछ परसेंटेज आप एग्रीकल्चर को दोगे, कुछ MSME को दोगे, ठीक है, आपके स्टार्टअप्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, हाउसिंग हो गया, इस तरह की चीजों को आपको लेंड करना होता है। ये PSL की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं या फिर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो ये कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक ने जितना पैसा लेंड करना था उतना लेंड नहीं कर पाया वो, तो क्या हो गया, एक तरह से शॉर्टफॉल हो गया। अब या तो इसके लिए क्या हो सकता है, आप एक सर्टिफिकेट खरीदो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, या फिर ऑन द अदर हैंड आप क्या कर सकते हो, ये शॉर्टफॉल का पैसा भरने के लिए आप RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। उसी तरह से एक नया फंड हो गया UIDF। तो जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का शॉर्टफॉल होगा ना उसके थ्रू हम यहाँ पे इस फंड को सेटअप कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली इस फंड को फिर यूज कर लेंगे हमारी अलग अलग जो पब्लिक एजेंसीज हैं, ताकि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के अंदर यूज कर पाए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज किया जाएगा बाय NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। ये उसी तरह से है जैसे हमने RIDF किया था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सर वो क्या होता है? देखो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1995-96 के अंदर, ताकि जो भी अलग अलग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम फाइनेंस कर पाए। ये मेंटेन किया जाता है बाय NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें भी वही सेम चीज है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिगार्डिंग शॉर्टफॉल हुआ तो जो शॉर्टफॉल होगा वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिया, ताकि ये जो पैसा आया उसको स्टेट गवर्नमेंट हो गया या स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन उसके हिसाब से लोन ले पाए एंड उनको यूज कर पाए, कहां पर? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो पैसा आया, लोन में पैसा आया, उसको फिर रीपे अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो इस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वगैरह वर्क करते हैं। तो आई होप आप UIDF और RIDF के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो आज हमने डिस्कस किया, मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन्हीं के पांचों के क्वेश्चन आप आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनके क्विकली मैं आपको आंसर बता देता हूं। पहला था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, क्या ये टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है इन बॉर्डर विलेजेस?
द आंसर इज यस, दिस इज ट्रू। कल डिस्कस किया था ना टूरिज्म सेक्टर, काफी डिटेल में हमने चर्चा करी थी, तो ये बात यहाँ डिस्कस करी थी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज रिलेटेड टू टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर विलेजेस। सेकंड, प्रोजेक्ट इलोरा। सर ये क्या था, डिस्कस किया था ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है जहां पर वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी रेयर लैंग्वेजेस हैं उनको प्रिजर्व करने की बात है बाय बिल्डिंग डिजिटल रिसोर्सेज। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, मिष्टी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू शुगर केन। द आंसर इज नो। मिष्टी की फुल फॉर्म क्या थी? मिष्टी स्टैंड फॉर मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। याद है ना? तो सर किससे रिलेट हुआ ये हुआ मैनग्रोव से रिगार्डिंग, ना कि शुगर केन से। तो ये स्टेटमेंट बन जाती है हमारी फॉल्स। स्टेटमेंट 4, अमृत धरोहर रेन वाटर से कंजर्वेशन। नो, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो स्कीम है ना, इसको आने वाले 3 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, मतलब 3 सालों में इंप्लीमेंट होगी, ताकि क्या कर पाए, जो वेटलैंड है उनका किस तरह से हम ऑप्टिमल यूज कर पाए, उसके लिए इंकरेजमेंट के लिए थी। प्लस साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी हो गया उसको कैसे इनहेंस करना है, तो पॉइंट क्या था यहाँ पर, वेटलैंड के रिगार्डिंग। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स बन जाती है। लास्ट स्टेटमेंट, टूरिज्म सेक्टर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल चुका है? द आंसर इज फॉल्स। टूरिज्म इंडस्ट्री की डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को दिलवाने की, पर अभी तक नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताए थे कि अगर किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाता है तो उनको बोरोइंग करने के अंदर काफी आसानियत हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम जहां पर देख सकते हैं, तो इस वजह से स्टेटमेंट ये क्या बन जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। तो आई होप आपके पांचों चीजें समझ आई होंगी। कल जो आज हमने डिस्कस किए उन रिगार्डिंग पांचों क्वेश्चन ये यहाँ पर हैं, जिनका आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओगे। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।